बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो लाहौर में हुई है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद जा पहुंचे चौधरी शुजात के घर। 15 साल बाद ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कोई सीट एडजस्टमेंट की बातें की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ जो है नून लीग के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी और मुख्तलिफ जो सीटों पर अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये दूरियां ख़त्म हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो मुसलसल सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी समेत कई ऐसी जमातें हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, ग्राउंड की बात कर रही हैं कि हमें ग्राउंड दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराम की जाए कि आखिर पीपल्स पार्टी या बाकी सियासी जमातें जो हैं वो इस तरह मैदान में क्यों नज़र नहीं आ रही कि कोई पार्लिमानी बोर्ड नज़र आ रहा हो या कोई ऐसी सियासी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं सिवाय जलसे जुलूसों के अलावा जो है कि कोई टिकटों की तकसीम के हवाले से स्ट्रेटजी हो या कोई सियासी इत्तेहाद की जो है बात की जा रही हो, तो ऐसा नज़र क्यों नहीं आ रहा। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर महंगाई की सूरत हाल, बिजली की कीमतें जो हैं वो दोबारा बढ़ा दी गई हैं, आवाम पर दोबारा बोझ डाल दिए गए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शमीला फ़ारूकी साहब, आपका शुक्रिया, उनसे बात करेंगे। और फिर हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं अतर सदीक साहब, उनसे बात करेंगे। सीनियर वकील हैं और मुख्तलिफ जो अदलिया बचाओ तहरीक के साथ साथ कई ऐसी तरीके हैं जिनका वो हिस्सा रहे, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। पहले मैं चलता हूँ शमीला फ़ारूकी साहब के पास। शमीला, अस्सलाम वालेकुम, हमें मौका दिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया हमें। आप बताइए कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो मुसलसल सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई सियासी इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आया और ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि कोई टिकटों की तकसीम के हवाले से बात की जा रही हो या कोई पार्लिमानी बोर्ड जो है बनाया जा रहा हो। जी शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, बात ये है कि सियासी इत्तेहाद बनाना ना बनाना या किसी भी जमात की एक जमहूरी हक होता है ऐसे ही। और इलेक्शन से पहले जाहिर बात है कोई अगर ये समझता है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ वीक है और उसको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या कहीं वो बेहतर रिजल्ट ले सकता है अलायंस बना के, इत्तेहाद बना के, तो फिर जाहिर बात है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें फिलहाल कोई अलायंस या कोई इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर कोई हमारी जमात में शमूलियत अख्तियार करना चाहता है तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज बना दी गई हैं, सदर जरदारी साहब ने बनाई है। वो उन लोगों से मिलेंगी, मशावरत करेंगी और फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वो पार्टी में शमूलियत का या नहीं वो देखा जाएगा। लेकिन आई फील कि जमातों को ये बिल्कुल खुला अख्तियार होना चाहिए कि वो जिसके साथ चाहे इत्तेहाद बनाए, जिसके साथ चाहे इत्तेहाद ना बनाए। तो तैयारी कहाँ तक पहुंची आपकी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जलसे कर रहे हैं, उन्होंने पहले केपी में जलसे किए, फिर दोबारा केपी आ रहे हैं, तो तैयारियां कहाँ पर पहुंची हैं? जरदारी साहब लाहौर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ऑन ग्राउंड चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्चुअली जो है वो सामने आ रही हो, मैदान में हो। देखिए जी, सदर जरदारी का पंजाब में बैठना ही बहुत अहम है और उनकी सियासी बसीरत को तो ना आप चैलेंज कर सकते हैं, ऐसे ही चैलेंज कर सकती हूँ, तो उनकी तो जो सियासी बसीरत है उसको सब सलाम ही करते हैं। हम बाकी तमाम सूबों में कर रहे हैं जलसे, इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी करेंगे। आज चेयरमैन साहब KPK जा रहे हैं, वहाँ पर भी जलसा है चांगला में, तो ये तमाम चीजें हैं। पंजाब का भी रुख होगा, अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है, ऐसे ही शेड्यूल जारी होने दें। चलें, इसका वेट कर लेते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कब जारी होता है। अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो उसके इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो गए हैं और आज जो फैसला हुआ है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन के केस का कि अडयाला जेल में जो है वो समाअत होगी। तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो मैदान में हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को अपनी बका का मसला बना हुआ है कि अगर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, बल्ला कहाँ होगा? सर बहुत शुक्रिया बलूच साहब। पहली तो बात है कि इलेक्शन एक्ट के तहत यानी
सुपरवाइजरी रोल किसी कॉन्टेक्स्ट में तो है, लेकिन ये कि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन, जैसे आप लोगों को पता है आम इंतखाबात सारे देखने वो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। ये बाकी आपको पता है 20 दिन का टाइम दिया था और इलेक्शन बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ होता तो यहाँ को करोड़ों लोग या लाखों लोग आकर एतराजात कर रहे होते। अकबर एस बाबर को पहले ही निकाल दिया गया है, तो इसलिए हमें उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। ये इंटर पार्टी इलेक्शन बाकायदा अपना विधेयक होंगे, माना जाएगा उसको। और ये भी कराने की एक वजह थी आपके सामने है कि 2 अगस्त 2022 को एक रेफरेंस आया इलेक्शन कमीशन के सामने तोशाखाना का, और तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को तकरीबन 40 दिनों के अंदर अंदर नाहल भी कर दिया और इस्तिगासे का कहा। वो हमने चैलेंज किया होता इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, आपके सामने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बायस नजर आ रहा है कि वो फैसला तकरीबन एक साल सर अगर आपके हक में फैसला हो तो फिर ठीक है, अगर खिलाफ हो तो फिर बायस अदालतें कैसे सर हो सकती हैं? नहीं ये नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट वकील की राय से बात दरखास्त एक वापस लेनी, दरखास्त एक वापस लेने के लिए 11 महीने, जो कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो एक मजबूरी कह सकते हैं आप कि एक तलवार लटक रही थी कि अपना अगर आप नाहल हो तो पार्टी चेयरमैन आप पार्टी का ओहदा ले नहीं सकते। इसी तरह नवाज शरीफ ने आज तक ओहदा उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो ताहयात नाहल है। तो ये एक वजह थी, उस हालात को सामने रखते हुए गौहर साहब बाकायदा चेयरमैन मुंतखब हुए और अभी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कशीफ साहब को भी बना दिया गया। दूसरी जहां तक बात है ना जेल ट्रायल के हवाले से, चूंकि इलेक्शन कमीशन का भी एक बायस्ड रोल है, अभी तक इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सियासी जमात के पीछे लगा और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो चाहे पार्टी फॉरेन फंडिंग हो, सॉरी प्रोहिबिटेड फंडिंग हो, या तोशाखाना हो, या ये तौहीन इलेक्शन कमीशन, उसके अलावा कोई और सियासी जमात तो है ही। कारण इससे आगे चलते हैं, जो बात आपने हम की है ना, जो शर्मिला फारूकी साहब ने, देखिए मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, लेफ्ट की जमात रही है और हमेशा इन्होंने सियासत इसी तरह की है, जमहूरी रवायात को सामने रखते। यानी ये कोई तरीका, यानी आप अंदाजा लगाए, और मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आपको इत्मीनान नहीं है, सिस्टम पे आपको इत्मीनान नहीं है, तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट कैसे तस्लीम करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेंगे फिर आप? देखिए एक बात मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, साफ शफाफ इलेक्शन। हमने और क्या, हमें तो फील्ड ही नहीं मिलनी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हैं। आप देख तो रही है ना कि जलसे जुलूस करने हो पंजाब के अंदर, पंजाब में दफ्तर खुला था लाहौर वाला, वो लाहौर का दफ्तर बंद कर दिया है। तो ये जो, और दूसरी जो बात है ना, शर्मिला फारूकी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही है, यानी अगर तो बड़ी पॉपुलर जमात थी मुस्लिम लीग नून, तो ये सीट एडजस्टमेंट क्यों करती फिर? ये आपने देखा कि जलसा लाहौर का जलसा रेंट ए क्राउड 10% के करीब लाहौर के लोग थे, बाकी लोग निकले ना। फिर क्या किया, एमक्यूएम को लाके झोली में बिठा दिया, फिर उधर बलोचिस्तान चले गए, बाप की पार्टी साथ आकर मिल गई। यही से अंदाजा होता है ना कि अगर तो ग्राउंड में और मुस्लिम काम के साथ एडजस्टमेंट है। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि एक तरफ नवाज शरीफ जो है वो सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ना तहरीक इंसाफ कहीं खड़ी नजर आती है, ना पीपल्स पार्टी जो है कोई ऐसे इत्तेहाद जो है उसके नजर आते हैं। तो फिर ये कैसे इलेक्शन में कैसे लोग जाएंगे और किस तरह जो है वो सियासी सारे? बलोच साहब देखिए, इत्तेहादों की जरूरत नहीं है, इलेक्शन लड़ा जाता है मैनिफेस्टो पे और पार्टी पे, और हम आज भी समझते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं, मैं तो 5 जून से एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। वोट को इज्जत दो की बात जो हो रही है, यानी यहां बैठकर जो प्लेटों में रखकर चीजें दी जा रही है, प्लेटों में रखकर पूरी निगरान हुकूमतें जो है, मैं नहीं कह रहा हूं निगरान हुकूमतें सारी, और उससे अगला खतरनाक काम देख लेना कि उन्होंने इलेक्शन इल्तवा करने की तरह, आज आपको पता है लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है अपना हल्का बंदियों को चैलेंज करने के हवाले से। 17 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के पास आ गई इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से। ये भी ना समझिएगा कि यहाँ आसान काम नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए मिसाके पाकिस्तान में आगे आएगी कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। कोई भी सियासी जमात है वो आखिर मैदान में खड़ी हो, मैदान में लड़े। जो ये बैठकर बिसाखी हो से सहारे से जो हमेशा से नवाज शरीफ चलता है, वो सहारे टूटने चाहिए अब, और वो इसी तरह टूट सकते हैं। शर्मिला साहब को दोबारा मैं लेता हूँ। शर्मिला साहब बताइएगा कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं, एमक्यूएम साथ मिल गई और नून ये कह रही है कि हम सिंध में मजीद सियासी जमातें जो हैं वो अब उनके साथ मिलने जा रही हैं, और नून लीग के कायद जो है वो कराची भी आ रहे हैं, सिंध भी आ रहे हैं। तो सिंध इंटैक्ट है, सिंध जो है वो खड़ा है आपके साथ सारा? सिंध में कोई पहली दफा इत्तेहाद नहीं बन रहा है, ये हर इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाते हैं और हर बार इनका कोई 10 जमाती इत्तेहाद होता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये बड़ी पुरजोर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कुछ सीटें ले जाएं सिंध के अंदर, और हर बार ये बहुत बुरी तरीके से मायूस होते हैं।
क्योंकि देखिए सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है सेहत के हवाले से, घरों की तामीर के हवाले से, तमाम चीजें, इनको बेशक शायद ये अपनी आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहते हैं, इनको नजर ना आए, लेकिन सिंध की आवाम जानती है उनका वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए। आप कुछ भी कर लें, हमें कोई फिक्र नहीं है। सिंध में आए 10 जमातें और ले आए, इत्तेहाद बनाएं। सिंध में आए, इत्तेहाद बनाएं, 10 जमातें और ले आएं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नून लीग के रहनुमा से भी कि आखिर नून लीग के ये सियासी इत्तेहाद जो है उन्हें किस हद तक कामयाबी दिलवाएंगे इलेक्शन में और कितनी सीटें जो हैं वो ले सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो मुल्क में सियासी इत्तेहाद सामने आ रहे हैं और नून लीग के कायद जो है वो मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं, तो हमें ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने। हम उनसे बात करने जा रहे हैं। हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं आपके, और आज शुजात साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की, तो किस हद तक ये कामयाबी करार दी जा रही है नून लीग के ये सियासी इत्तेहाद आपको कामयाब करवाएंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इत्तेहाद नेक नियति से कामयाब होती है। इत्तेहाद कुछ बुनियादों के साथ, कुछ उसूल के साथ, कुछ नुक्तों के साथ तय किया जाता है। और यकीनन जब मुख्तलिफ सियासी जमातें एक इलेक्शन लाइन्स में जारी होती तो उनका एक कॉमन गोल और एजेंडा होता है। हमेशा माजी में भी ऐसा रहा है कि हम क्या आइनी तरमीम करेंगे, मुल्क के खारजा पॉलिसी हम क्या करेंगे, दाखिला पॉलिसी क्या करेंगे, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, हम महंगाई का खात्मा कैसे करेंगे, मजदूर, किसान और तालिब इल्म और नौजवानों और बेरोजगारों के लिए हम क्या काम करेंगे। तो ये बुनियादी फैक्टर्स होती है जिस पे बुनियाद पे हम इत्तेहाद करते हैं कि आइंदा जब हम इक़्तिदार में अगर अल्लाह ताला हमें उसकी इज्जत देता है तो फिर हम किस तरह से मुल्क को लेके आगे चलेंगे। और हर कोई चाहता है कि हुकूमत एक सुई से स्टेट अफेयर्स को चलाए, क्राफ्टिंग करे, लोगों को सहूलत हो, महंगाई का खात्मा हो, अमन हो, बेरोजगारी का खात्मा हो। तो ये इन बुनियादों पे होता है, तो हम समझते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा और ये कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए है। चले, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अदर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये सियासी इत्तेहाद हैं और दूसरी तरफ जो है वो बेसिक जो अवाम के मसाइल हैं उसका जो है वो इदराक कौन करेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, बाकी चीज़ें हैं। इलेक्शन तो आगे 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों का जो एजेंडा है वो महंगाई के लिए किस हद तक जो है वो आगे सामने आना चाहिए, अवाम किस हद तक कहाँ पे जो है वो खड़ी है। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए मुस्लिम लीग नून की क्या मजाल है कि वो टिकटों का फैसला करे, कौन सी सियासी जमात से इत्तेहाद करना है, क्या नहीं करना। वो करने वालों ने फैसले किए हैं और वो करवा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। यानी ये तो अब वोट को इज्जत दो का जो बयानी है वो आप खुद देख लीजिएगा कि अवाम कितने पसंद। और दूसरी बात जो है ना, गुज़श्ता 40 सालों से मुस्लिम लीग नून का तो वैसे भरकस निकल चुका हुआ है। ये जितने नारे लगाती रही है महंगाई का, अल्लाह का भी नहीं, वो सिर्फ मां सिवाय इनके पास क्या रह जाता है, मोटरवे खाने के लिए रह जाती है। वो मोटरवे क्या काम है, मोटरवे का यहाँ बरतानिया में आकर देखिए, हम मोटरवे के जाल बिछे हुए हैं, क्या उसमें तरक्की की है? वो भाई मोटरवे किसी एक स्टेज के ऊपर सड़कों वाला एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन असल जो बात है, आप मुल्क में महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, आप डॉलर को कैसे नीचे लेके आएंगे, टैक्स कैसे बढ़ा सकेंगे, जो 40 सालों से नहीं बढ़ा सका। अब उनके पास कोई नुस्खा नहीं है। इन्होंने अगर आप देखिए 17 महीने थे इनके पास, 17 महीनों में जो इन्हें मुआशरत का सत्याना, अच्छा वो बहाना क्या बनाते हैं कि जनाब हमारे दौर में जो है ना वो अपना डॉलर बड़ा जबरदस्त है। भाई जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जो अगर डॉलर की बात करती है, अगर मुल्क में इकोनॉमी की बात करनी है, स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो उससे कंपैरिजन करें अपने आप को और अपने पुराने दौर से आज 17 महीने का अगर कंपैरिजन करें तो आज बस कुछ। सर, तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के पास भी बड़ा टाइम था, उनके पास भी जो है बड़ा टाइम था। उन्होंने क्या किया, असल में तो हर एक ने जो है वो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, महंगाई वहीं पे है, अवाम वहीं पे है, बेरोजगारी वहीं पे है। देखिए मैं बताऊं आपको, लेकिन बलोच साहब बात इतनी है, कोरोना का टाइम था, 2-2.5 साल तो कोरोना के है ना सारे। उस कोरोना में इकोनॉमी की क्या पोजीशन लेकर आए, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ लेके आए, इंडस्ट्रीज कितनी, आप खुद सोच रहे ना। मैं शर्मिला साहब को जो है वो शामिल करना चाह रहा हूँ। शर्मिला साहबा, आप भी एक जो है वो एक बयानिया लेके मैदान में हैं और जो है पीपल पार्टी का एक अहम बयानिया रोटी कपड़ा और मकान है। सिंध से शुरू करें और
आखिर तक जाएं तो ये रोटी कपड़ा और मकान का बयानिया जो है वो अब तक कायम है, इस पे किस हद तक कामयाबी आपको मिल सकती है? बलोच साहब, अगर आप आज का जो माहौल है उसको देखें, अब पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उस पर अगर एक गहरी नजर रखते हो तो आपको मालूम हुआ कि आज तो सबसे ज्यादा इस बयानिए की जरूरत है। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं है, पीपल्स पार्टी हमेशा डिलीवर करती आई है। अगर सिंध का हवाला मैं आपको दूं, क्योंकि सिंध में हमारे पास हुकूमत थी और जब सैलाब आया माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में, तो सिंध में तकरीबन कोई लाखों की तादाद में घर बह गए, स्कूल्स भी बह गए, माल मवेशी भी मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया और मैं तो ये कहूंगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीरी प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें सैलाब ज़दगान को घर बना के देना था, जिसमें से 3 लाख घर बना के दे भी दिए गए। उसके बाद हुकूमत चली गई, इलेक्शन कमीशन ने फंड्स रोक दिए। तो ये बेड़ा और कोई नहीं उठा सकता। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने नौकरियां भी दी हैं। सिंध के अंदर आप सेहत की सहूलियात पे भी अगर नजर डालें तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है। गुर्बत कहाँ पहुंची है मैम? गुर्बत कहाँ पहुंची है? लोगों के रोजगार कहाँ पहुंचा है? महंगाई कहाँ पहुंची है? मैं जवाब दूं जी प्लीज प्लीज। जी देखिए, महंगाई सिंध का सूबा तो सिर्फ कम नहीं कर सकता ना, या बेरोजगारी सिंध का सूबा तो सिर्फ कम नहीं कर सकता, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। अगर आप बिजली की नरखें पूरे मुल्क में बढ़ा देंगे, अगर आप पेट्रोल की कीमतें पूरे मुल्क में बढ़ा देंगे, तो महंगाई एक सूबा सिंध कैसे कम करेगा? लेकिन हम जो कर सकते हैं इन इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए, वो हमने किए। ये जो BISP प्रोग्राम जिसके ऊपर जितनी भी हुकूमतें आती हैं नाज करती हैं, ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था और पीपल्स पार्टी का ही ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको इमरान खान साहब ने आके उसका नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। और ये लोग जानते हैं कि ये पहले तो कहते थे कि जी बड़ी खतीर सी रकम है, लेकिन ये रकम भी आज के दिन और माहौल के अंदर और आज के सिनेरियो में बहुत बड़ी रकम है। एक गरीब घराने के लिए जिसके पास एक वक्त भी खाने की रोटी अब नहीं मुयस्सर। इसी तरीके से ये जो हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं कि हमने हेल्थ कार्ड दिया, सिंध के अंदर तो तमाम जो सेहत की सहूलियातें फ्री हैं, चाहे वो प्राइमरी केयर हो चाहे वो टर्शरी केयर हो। यहाँ तो मैदे की पैबंदकारी भी फ्री है, यहाँ पर तो दिल के जो बाईपास है और वो भी फ्री है। तालीम भी फ्री होगी? तो ये सहूलियात उनको, जी तालीम भी फ्री होगी? तालीम भी फ्री है, ऑफ कोर्स पब्लिक स्कूल में तो तालीम भी फ्री है, बल्कि हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर गुर्बत की सतह से बहुत निचली सतह पे लोग हैं, वहां पर तो हम बाकायदा स्टाइपेंड देते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो उनको पैसे देते हैं, और इसी तरीके से उनको भी पैसे देते हैं स्कूल भेजने के लिए, ताकि वो उनको स्कूल से निकाल के कहीं रोजगार की तलाश में न लगा दें। तो सिंध तो ये भी काम कर रहे हैं। जब भी तो मैं आपको कहती हूँ कि सिंध में कितने भी इत्तेहाद बना लें, लोगों को मालूम है कि अच्छे बुरे वक्त में, मुश्किल हालात में साथ देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन इस दफा जो है वो इत्तेहाद बनने जा रहे हैं काफी सिंध में। हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, किस हद तक आपको यकीन है कि सिंध में आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन सियासी इत्तेहादों से कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं अजहर सिद्दीक साहब को जवाब दे दूं। उन्होंने ऐसे कहा कि ये क्या टिकट देंगे, ऐसा कह रहे थे जैसे कि इनके दौर में शहद की नहरें और दूध की दरिया बह रही थी। इनके दौर में हर चीज 2 आने का था और 2 रुपए का था। इनके दौर में बहुत जमहूरियत थी, इनके दौर में बहुत आज़ादी थी, इनके दौर में खुशहाली थी। और भाई, अगर आप याद करें, ईमानदारी से भी कभी बात करना चाहिए कि पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में है। और हमने कब कहा कि हम इस पे फख्र कर रहे हैं? ये तो होना चाहिए, बुनियादी हक है मोटरवे और जो भी डेवलपमेंट। तो अदर सिद्दीक साहब उतने ही बात करें। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, कहाँ अदर साहब की बातें। अब रह गया इत्तेहाद की बात। तो पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन में टोटल कास्टिंग वोट का 38% लिया था, जो 62% उनके जो वोटर्स हैं सिंध के, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कैंप में थे, जिन्होंने वोट डाला था, वो 62% लोग आज एक जगह जमा हो गए। तो क्या इसमें गुनाह हो गया? वो कल भी
पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट पड़ा था 62%, वो आज भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ पड़ेगा। और तो वो एक जगह होकर के पढ़ाना चाहते हैं। पहले भी पीपल्स पार्टी ने 38 लिया था, उससे ज्यादा उन्होंने नहीं लिया। हमने पीपल्स पार्टी के किसी वोट को ना उनके किसी काम को ये हिट नहीं करें। हम तो अपना जिंदा रहने का हक मांगना चाहते हैं कि 15 साल में सिंध के लोगों को वो सहूलतें नहीं मिली। यहाँ पे एक सिस्टम, नाजायज सिस्टम बनाया गया था जो बाला ही बाला, गवर्नमेंट से भी बाला था, सुप्रा सिस्टम बनाया था जो यहाँ पे मामलात को हल करता था। वो जमीनों के मामलात हो, वो नौकरियों के मामलात हो, वो ठेके के मामलात हो, कोई और भी मामलात हो, वो सारे सिस्टम के जरिए किया जाता था। असेंबली को बाईपास कर दिया जाता था, असेंबली बुलडोज होती थी, बल्दियात काम नहीं कर पाते थे और बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर लाके बैठाया जाता था। उनके अपने वजीर कहते हैं कि 9000 घोस्ट स्कूल है। हम यही कहना चाहते हैं कि आपने 15 साल में 9000 घोस्ट स्कूल खत्म नहीं कर सके। उनके चेयरमैन कहते थे कि हमें सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए। अगर आज हम सिंध में शहबाज स्पीड लेके जा रहे हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको नाराज नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने काम और कारनामा किया है तो फिर उनको तो खौफजदा नहीं होना चाहिए, उनको तो डट के हमारा मुकाबला करना चाहिए, बल्कि हमें खुशामदीद करना चाहिए। और कौन सी जमातें हैं MQM के अलावा, कौन सी जमातें हैं जो आपका साथ दे रही हैं? देखिए, फंक्शनल लीग है, JUI है, GDA के बहुत सारी जो छोटी बड़ी इकाइयां हैं वो लोग हैं, वो सारे मिलकर के जो 62% वोट पीपल्स पार्टी मुखालिफ कैंप को पड़ा था, 38% वोट पीपल्स पार्टी के कैंप को पड़ा था। वो जो 62% लोग हैं वो एकजा हुए हैं इस इत्तेहाद के नाम पे। चले मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम चलते हैं ब्रेक पर, और जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आखिर सिंध जो है वो इतना उस पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। पीपल पार्टी वहाँ पे 15 साल से गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या ये वाकई पॉसिबल है कि सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो सकती है? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो सियासी जमातें हैं वो अपना एजेंडा लेके मैदान में हैं। मैं बात करना चाहूँगा शर्मिला फ़ारूकी साहबा से। शर्मिला साहबा, ये फरमाइएगा कि सिंध में आप हैं, पीपल पार्टी की 15 साल से हुकूमत है, जैसे निहाल साहब फरमा रहे हैं कि 62% वोट आपके खिलाफ पड़ा था और वो 62% वोट जो है इकट्ठा किया जा रहा है सिंध में। और इसी तरह अगर सिंध के अलावा पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है और KP जो है वो JUI का उसके साथ है, तो फिर पीपल पार्टी कहाँ खड़ी होगी? 62%, 80%, जितना चाहे ये वोट पीपल्स पार्टी के खिलाफ डाले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट लेकर आती है और पहले से ज्यादा सीटें जीतती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी ये कई सालों से कई इलेक्शन से ख्वाहिश है कि किसी तरीके से सिंध के अंदर आके ये काबिज हो जाए, लेकिन ये हर इलेक्शन के अंदर सिंध के अवाम इनको भरपूर तरीके से रद्द करती है। जितने बड़े अलायंस बनाते हैं ना, उतने बुरी तरीके से ये हारते हैं। और मैंने आपको कहा ना कि सिंध में अगर ये वाकई, तो जाहिर बात है इनको सिंध के अंदर ये आपसे ये कहेंगे जी 15 सालों में क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सिंध की आवाम जानती है। आप जाके सिंध की आवाम से पूछें, जो सेहत की सहूलियात हैं, एजुकेशन की जो सहूलियात हैं, फ्री स्टाइपेंड्स देते हैं, यहाँ पर घर बना के तामीर जो सैलाब ज़दगान के हैं वो घर बना के दिए जा रहे हैं। कराची के अंदर बसें चल रही हैं, खवातीन के लिए अलग बसें चल रही हैं, तमाम चीजें एक लंबी फहरिस्त है, इसीलिए पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है ना। सो इस बात को रद्द करना, अब मैं ये कहूं कि जी हम बड़े बड़े अलायंसेस बनाएंगे और पंजाब को स्वीप कर जाएंगे, तो ये शायद मुमकिन नहीं है हमारे लिए। ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि ठीक है इनकी एक स्ट्रेंथ है पंजाब के अंदर, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं और हम इंशाल्लाह सीटें लेंगे। इस तरीके से कोशिश करें। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जितना मुकाबला सख्त हो उतना ही जीतने का मजा आता है। सही है। चले निहाल साहब, एक तो ये फरमाएं कि अभी तो इलेक्शन जी अजहर भाई आप जवाब दे। नहीं, मैंने क्या कहना है, मैं असल में वो बैठ के ना मिसलें दो देख रहा था। वो एक दौर होता था, जमाना होता था, खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, ठीक है ना जी। और बावले गाँव उठाया, और जो लोग है ना वो फिर कहाँ चले गए आप। ये जो है ना ये अपना ये कोई पल्ले से लगाई थी बिजली या बिजली के यूनिट, और जो करप्शन हुई थी उसके सामने हर एक को पता है।
जो 56 कंपनियां बनाई थी इस मुल्क के अंदर, जो मेट्रो ऑरेंज जो है 350 अरब का प्रोजेक्ट लेके इस इकोनॉमी का सत्यानाश किया था इन्होंने, वो छोड़ दे सिर्फ लूट मार के बराबर बात। अब अवाम ने इन चीजों में आएंगे कि बिजली अगर थी तो आज कहां चलेगी है बिजली? आज बिजली की इन्हीं के लगाया हुए यूनिट जो है 60 रुपए चले गए हैं। ये इमरान खान ने नहीं लगाए, ये इन्होंने लगाए थे। तो ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत हो गया है, ये जो ड्रामाबाजी है ना कि जनाब लोगों को बेवकूफ बनाना। अब लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं ना। मुझे ये बताएं, जब से आए हैं कोई एक बड़ा जलसा कर सके? नवाज शरीफ क्या आम आवाम में जा सका है? वो भाई जाने की हिम्मत ही नहीं है। वहां जाएंगे जूते पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे, और क्या हो रहा है यहाँ पर हालात कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी निहाल साहब अगर इतनी पजीराई होती, और वो एक बात मान गए हैं, एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, एक बात वो खुद मान गए हैं कि जनाब कोई हो रहा है। हाशमी साहब तो जलसा क्यों नहीं किया? हाशमी साहब जलसे की बात की जा रही है तो जलसा क्यों नहीं किया आपने? ये छोटे इन बातों को बेवकूफ नहीं बनेंगे कौन? मेरे ख्याल से अजहर सिद्दीक साहब विलायत में, अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को नहीं आएंगे। मैंने कहा वो चैलेंज आपका कबूल है, आप मुझे टिकट और मंसूर अली खान और हम सबको खाना खिलाइएगा लंदन में। वो हार गए। अजहर साहब से बातें करवा लो। मैं समझता हूँ आज के दौर के खलील खान है, फाख्ते अच्छा उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ ये बता दें कि जो इमरान खान का दौर ये बयान कर रहे हैं, जिस दौर में सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया पाकिस्तान के जानिब से, उस दौर को जिक्र करें। जिस दौर में इखलाकियात का जनादा निकाल दिया, माँ बहन बीवी बेटियों को इज्जत नहीं रखा गया, जिस दौर में इदारों के साथ टकराव किया गया, जिस दौर में पार्लियामेंट को एक आप टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया, जिस दौर में वजीर आजम 1 किलोमीटर भी हेलीकॉप्टर पे बैठ जाता था, जिस दौर में BRT पेशावर बना है, BRT पेशावर का जिक्र ही नहीं है, जिस दौर में $190 मिलियन वापस कर दिया जाता है, तो उस दौर का अगर आप जिक्र करेंगे तो आप फाख्ते ही उड़ा रहे होंगे और क्या। और आपने नवाज शरीफ का शायद इस्तकबाल नहीं देखा लाहौर में। आप अगर होते लाहौर तो आप देखते तो आप फाख्ते नहीं, कबूतर और चील कौवे भी उड़ा रहे होंगे। तो जलसे का प्लान है सर हाशमी साहब, नवाज शरीफ साहब का? ये बताएं कुछ अभी तक निकले क्यों नहीं बाहर? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने करेंगे हम जलसा, इसी महीने जलसा करेंगे, इसी महीने जलसा करने जा रहे हैं। चलें तो अजहर साहब ये फरमाएं कि तहरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन तो अपना माइनस ही हैं, तो तहरीके इंसाफ बल्ले का निशान बचा पाएगी? अच्छा सर मैं एक बात बता दूं आपको, हमारा होता है नेशनल टीवी चैनल पे हम जितना झूठ बोलना है वो बता देते हैं। कर्जे मुल्क की कर्जों की डिटेलें अब आ चुकी हुई हैं, वहां पर एक एक चीज आ गई। 17 महीनों में जो इन्होंने तबाही की है ना, 17 महीनों में जो कर्जा लिया है, और पुराने रिकॉर्डों पे कर्जा उठाकर देख लें आप, भाई कर्जा अगर जो ये लेकर और जहां ये खर्च करते रहे ना, कम से कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ऐसा नहीं किया, मुल्क की जरूरियात को सामने रखकर किया। अगली बात आए ना, अगली बात ये है कि जो बात कर रहे थे इंग्लैंड से आने की, भाई वो डील के तहत आए हैं, हर एक को पता है डील के तहत आए हैं, वरना तो कार लिख के देखिए, मैं लिख के वजीर, अभी इलेक्शन हुए नहीं, मैं लिख के देता हूँ वजीर आजम बन जाऊंगा। आपके सामने बड़ी बातें होती जनरल बाजवा के बारे में, जनरल एतमाद की बात है ना जी, वो एतमाद की बात नहीं है ना 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 वो आपस या लंदन में बैठे जहां जहां डीले हुई हैं, हमें तो सबका पता है ना इन सारी चीजों को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तय हुआ था कि इमरान खान नजर नहीं आना चाहिए, यानी ये पूरी डील का हिस्सा था कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे बैन लगना चाहिए। ये आप देखें तो सही ना, अगर ये जमहूरी जमात होते तो ये जो कुछ 17 महीने में हो रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, ये खड़े होते। चले मुझे सिर्फ ये बता दें सर, मुझे सिर्फ ये बता दें शमीला साहबा के 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, आप की तैयारी कितने % कंप्लीट हो चुकी है? हमारी तैयारी तो 100% कंप्लीट थी आज से कई महीनों पहले। ठीक है, हम तो वो जमात थे जो सबसे पहले और सबसे पुरजोर तरीके से इलेक्शन कमीशन से तारीख का मुतालबा कर रहे थे। बाकी जमातें तो मुतालबे से दस्तबरदार हो चुकी थी, और आज भी हम ये कहते हैं कि जी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें, इलेक्शन में जाएं। इस मुल्क का माशी और सियासी इस्तेहकाम का हल ही यही है कि आप इस मुल्क में आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शंस करवाएं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो अवाम के वोट से आए और वो आके इन मसाइल का हल ढूंढे। अगर तो इस मुल्क के अंदर एक बार फिर बैलेट पे डाका डाला गया तो मजीद सियासी गैर इस्तेहकामी आएगी, मजीद इस मुल्क में केओस आएगा, माशी बदहाली होगी, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो वोट को इज्जत दो। जो नारा पीएमएलएन का था वो नारा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन वो उस वोट को इज्जत दें। इस मुल्क में जो 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से न जाने कितने वोट देने के लिए आते हैं। चले लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है सबसे, लास्ट मेरा क्वेश्चन यही है सबसे, कोई चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर्ड ऑफ जो है वो इकॉनमी के लिए सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? निहाल साहब, हमने ऑलरेडी, आपको मियां नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड याद होगा, मोहतरमा के पास भी खुद गए, मोहतरमा को भी दावत दी, अकॉर्ड हुआ, चार सद्दा भी गए, वली बाग भी गए, MQM के पास भी आए, अकबर बुख्ती साहब के पास भी गए, कादिर मक्सी साहब। ये पाकिस्तान हम सबका है, हम सबको इसे लेके चलना है, और जो हुकूमत में होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इमरान खान का पैटर्न नहीं है कि सबको चोर डाकू कहे और सबको जेल कर दे और गर्दन मार दे और सबको हलाक कर दे, वो हम नहीं है। हम चाहते हैं हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अदर साहब, आपके कायद जो हैं वो कोई लचक का मुजाहरा कर सकते हैं? अच्छा, मैं बताता चलूं, किसने कहा लचक का मुजाहरा नहीं किया? करप्शन में लचक का मुजाहरा नहीं किया उन्होंने। क्यों करना चाहिए लचक में मुजाहरा? इस मुल्क में इलेक्शन नहीं कराने थे, ये इलेक्शन डिले करना चाहते, क्यों लचक का मुजाहरा करते? सारे में जितनी पामाली आइन की इन लोगों ने की है, 90 दिन में आज तक इलेक्शन नहीं हो सके। ये जो हल्का लास्ट कमेंट मैम शर्मिला, आप फरमा दें कि 8 फरवरी इलेक्शन, हम मिसाके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मिसाके पाकिस्तान करें, पाकिस्तान को लेके चले आगे। मैम शर्मिला, आप फरमाएं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मिनट। देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए, माशी इस्तेकाम लाने के लिए हम किसी के साथ भी बैठने को तैयार है, बशर्त ये है कि वो जमात इलेक्शन में और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में यकीन रखती हो, वो जमात पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हो, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम करना चाहती हो। सही, चलें, थैंक यू जी। निहाल साहब, फरूकी साहबा, अदर सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने वक्त दिया, टाइम दिया। बात सिर्फ इतनी ही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो या उससे पहले हो, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आने वाला है, लेकिन अवाम जो है वो कहाँ खड़ी है, अवाम के जो राइट्स हैं, अवाम के जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।